क्लास 10 समाज विज्ञान के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी प्रतिमा फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतीक चिन्ह थी? ठीक है, तो मारियाना की प्रतिमा है, ठीक है, जो कि फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, देखो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? ठीक है, तो क्या कदम उठाए होंगे? सबसे पहले देखो, कोई भी क्वेश्चन आता है ना, उसको क्वेश्चन कहना क्या चाहते हैं ये समझिए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसी लोगों के बीच, जो फ्रांस के लोग हैं उनके बीच सामूहिक पहचान। ठीक है, सामूहिक पहचान मतलब देखो याद रखिए, कोई अकेला अगर बंदा अपनी पहचान बनाए ना तो आसान नहीं होता है ना, पर अगर एक समूह एक पहचान बनाएगा तो जल्दी बनता है। समझ लो, एक ग्रुप बनता है तो वो ज्यादा इंपैक्ट डालता है, क्योंकि उसमें उतने लोग होते हैं, है ना, उतने लोग होंगे तो एकदम ज्यादा इमेज इंपैक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ये है फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। ठीक है, तो क्या कदम उठाए भाई? एक तो चित्रों द्वारा जनतंत्र की कल्पना की। ठीक है, चित्र बनाए। ठीक है, तो देखो इससे फायदा क्या होता है ना, पहले का टाइम था तो लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, चित्र बना के मतलब आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि एक राजा है ना, उसकी प्रजा है, राजा को मारते हुए दिखाया गया है। ठीक है, ऊपर से हाथ जैसे एक प्रजा है और ऐसे करके दिखाया लट्ठी हाथ में, तो हर कोई समझ जाएगा कि जो राजा है वो अत्याचार कर रहा है। समझो, तो अनपढ़ भी समझ जाएगा नहीं समझेगा चित्र से। ये तो चित्रों द्वारा जनतंत्र की कल्पना। जनतंत्र बोले तो जनता का तंत्र, है ना, जनता का शासन। ठीक है, फ्रांसीसी चित्रकारों ने ऐसे चित्र बनाए जिसके माध्यम से ऐसे संसार की कल्पना की जो जनतांत्रिक हो। ऐसे चित्र बनाए जिससे कल्पना कर रहे हो, दिमाग में सोच रहे हैं, मतलब है ना, कि इमेजिन कर रहे हैं कि जनता का शासन चल रहा है, जनतांत्रिक व्यवस्था चल रही है, जिसमें सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष समान रूप से भाग लें। सभी उम्र के स्त्री पुरुष समान रूप से भाग लेंगे। वे चाहते थे कि फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का अंत हो। फ्रांस में क्या हो? निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र तो ऐसा राजतंत्र जो मतलब एक राजतंत्र ऐसा होता है ना, राजा अपनी मनमानी चलाता है तो निरंकुश बोलते हैं, उसमें किसी का वश नहीं चलता। ठीक है, अंत करना है उसका। सभी लोग स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांत को अपनाएं। ये बहुत इंपोर्टेंट लाइन है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व या भाईचारा, ये इंपोर्टेंट लाइन आप नोट कर लीजिए और याद रखिए दिमाग में। ठीक है, ये बहुत इंपोर्टेंट है। आजादी के लिए ये चीज बहुत इंपोर्टेंट है। क्यों करते हैं लोग आंदोलन? स्वतंत्रता के लिए, आजाद होने के लिए। समानता के लिए, सबको समान व्यवहार करें, न जाति के हिसाब से भेदभाव करें, न धर्म के हिसाब से भेदभाव करें, या लिंग के आधार पर भेदभाव करें। ठीक है, भाईचारा, भाईचारा बना रहे। समझ लो। दूसरा पॉइंट है इसमें, राष्ट्र की नई परिभाषा। राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र किनसे मिलकर बना होता है? कुछ दार्शनिकों जैसे अर्नस्ट रेनन ने राष्ट्र शब्द की नई परिभाषा दी। उनके अनुसार एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, तो राष्ट्र का मतलब क्या होता है? लंबे प्रयासों से, है ना, ज्यादा प्रयत्न करके और त्याग करके निष्ठा का चरम बिंदु है। ठीक है, बहुत ज्यादा त्याग करना पड़ता है राष्ट्र के लिए, समझ लो। और आपको क्या करना पड़ता है? बहुत सारे लंबे प्रयास करने पड़ते हैं, है ना, निष्ठा का चरम बिंदु है। उसने किसी भूभाग को राष्ट्र नहीं बताया, ये राष्ट्र की सीमाएं नहीं बताई उसने कि ये एरिया है तो ये राष्ट्र है, ऐसा नहीं बताया, है ना। उसमें रहने वाले लोगों को राष्ट्र बताया। कितनी अच्छी सोच है, बताओ। राष्ट्र बनता है लोगों से, तो राष्ट्र की नई परिभाषा दी गई, है ना। राष्ट्र क्या होता है? अनेक लोगों का बलिदान है उसमें, है ना, अनेक लोगों की त्याग है उसमें, लंबा प्रयास है उसमें, समझ लो, तब तो बन रहा है राष्ट्र। सामूहिक पहचान की भावना, तो समूह के रूप में पहचान मिलेगी। प्रारंभ में भी फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सके। जैसे पितृभूमि, देखो हम भी बोलते हैं भारत माता ना, तो माता वाली फीलिंग ना, मतलब देखो जैसे कि हम वो वाले देशभक्ति गीत सुनते हैं, समझ लो, ये धरती हमारी माता है बोलते हैं, समझ लो, वंदे मातरम बोलते हैं, समझ लो। तो इससे क्या होगा? हमारा अपनी देश के प्रति मतलब प्रेम उमड़ता है। ठीक है, ये तो पितृभूमि की बात करी उन्होंने, देखो, है ना, पितृभूमि मतलब जो पैतृक भूमि है अपनी। पितृभूमि ये तो होती है पितरों से या हमारी पूर्वजों से मिली हुई भूमि है। और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर जोर दिया। सबको बोला गया कि भाई ये जो एरिया है यहाँ पर ये कब्जा हमारा किया हुआ है, ये हम पर शासन कर रहे हैं, ये हम सभी के पूर्वजों की भूमि है, समझ लो, ये हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हमको ये ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ी हमको याद रखे। तो ऐसे विचार, समझ लो, तो सोच बहुत बड़ी चीज होती है, समझ लो। बोलते हैं ना, मन के हारे हारे मन के जीते जीते। अगर सोच आपकी तगड़ी है ना तो कुछ भी हासिल हो सकता है, याद रखिए। विचारों पर जोर दिया है ऐसे, ठीक है, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, अब समानता की भावना, समानता, सब समान है भाई, न जाति,
देखा, न धर्म देखा, न लिंग देखा, समझ लो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों हैं भाई बोलते हैं ना, ऐसे। या फ्रांस में क्रांति के दौरान नई रचनाएं रची गई, समझ लो, नई नई रचनाएं रची गई, मतलब किताबों की बात कर रहे हैं या लेखनी की बात कर रहे हैं। शपथ ली गई, शपथ ली उन्होंने कि भाई तब तक सांस नहीं लेंगे जब तक हम स्वतंत्र न हो जाए, शपथ ली गई। शहीदों का गुणगान हुआ, ठीक है, तो बोला गया कि देखो वीर रस का आह्वान हुआ है, देखो कितनों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। उन्होंने सोचा क्या क्या कहते हैं हम मर जाएंगे करके, बिल्कुल नहीं सोचा। बलिदान हो जाएंगे सोचा, बिल्कुल नहीं। पर देश के आगे उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, समझ लो, ऐसी बात है, मतलब, है ना। तो वीर रस का श्रावण बोलते हैं, समझ लो। तो कई चीजों में ऐसे होता है देखो, और वीर रस का श्रावण होता है ना, वीर रस बोलते तो जिसमें अपने को वीरता के गुणगान गाते हैं अपन, तो हौसला बढ़ता है, समझ लो। यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसमें अनेक भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए, ठीक है। भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों को समान क्या दिए गए, कानून बनाए गए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त किया गया। आंतरिक मतलब जो इंटरनल है, एक ही राष्ट्र के अंदर जो आयात होता है या निर्यात होता है तो उसमें शुल्क नहीं लगेगा, क्लियर है। और मापन या नापतोल की एक ऐसी व्यवस्था की गई, ठीक है, मापन या नापतोल की व्यवस्था की गई, ठीक है। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया, जो लोकल लैंग्वेजेस होती हैं, है ना, क्षेत्रीय जो बोलियां होती हैं उनको क्या किया गया, हतोत्साहित मतलब उनको प्रमोट किया गया, है ना, उन पर जोर दिया गया। बोला गया कि उसी में आपको करो, ये याद रखिएगा, बोलियां बड़ी वैल्यू रखती है, समझ लो। जैसे हमारा एरिया है, ठीक है, यहाँ पर आज का टाइम में तो फिर भी लोग जानने लगे हैं ना, जैसे हमारे पूर्वज हैं, समझ लो। मैं अभी सोचूं तो मैं, जैसे कि मेरी दादा दादी हैं या उनके भी वो एक पीढ़ी आगे, समझ लो, उनको एक्चुअली हिंदी भी नहीं आती थी, सच बोलूं तो, समझ लो, हिंदी भी मतलब ढंग से नहीं आती है ना, तो वो पहाड़ी में अच्छा या कुमाऊनी में अच्छा बोल पाते हैं, समझ लो। तो ये अगर आपका ना, देखो ये अगर कुमाऊनी अगर मैं बोलते हैं तो ना वो एक कनेक्शन बनता है, एक बॉन्डिंग बनती है ना, ऐसा लगता है कि अपनापन आता है, समझ लो। अगर वही वो हिंदी या कोई ऐसी लैंग्वेज में बनते हैं जो अपने मतलब दिल से कैच नहीं कर पा रही है वो लैंग्वेज, वो भाषा, तो आप मतलब उतना ज्यादा लिंक नहीं कर पाएंगे, उतने ज्यादा हतोत्साहित नहीं हो पाएंगे उस भाषा में ना। पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली, है ना, और बोली भी जाती थी और लिखी भी जाती थी। पेरिस में कौन सी भाषा बोली जाती थी, फ्रेंच, ठीक है। वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई, ठीक है, पूरे राष्ट्र की भाषा बन गई, ऐसा होता है। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए, ये पूरा एक क्वेश्चन था, ठीक है। क्या था ये, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने में फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। तो क्या चित्रों द्वारा जनतंत्र की कल्पना की गई। दूसरा, राष्ट्र की नई परिभाषा दी गई। तीसरा, सामूहिक पहचान की भावना, ठीक है। और चौथा, समानता की भावना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में मारियाना की प्रतिमा का क्या महत्व था। तो मारियाना अभी हमने देखा था, ठीक है। तो मारियाना प्रतिमा फ्रांसीसी गणराज्य का एक प्रतीक चिन्ह है। तो मारियाना की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, प्रतिमा मतलब मूर्ति, वो फ्रांसीसी गणराज्य का एक प्रतीक चिन्ह है। स्वतंत्रता व गणतंत्र, है ना, विषयक अपनी विशेषताओं को लाल टोपी, तिरंगा और कलगी से प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। स्वतंत्रता व गणतंत्र विषयक को किससे प्रदर्शित है, किसकी विशेषता है, एक तो लाल टोपी हो गया, तिरंगा हो गया और कलगी। मारियाना की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहे पर लगाई गई, चौराहों पर लगाई गई, ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आई और उनमें तादात्म्य स्थापित करे। मारियाना की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर भी क्या की गई, अंकित की गई, ठीक है। ये अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1789 में हुई फ्रांस की क्रांति के परिणामों का वर्णन कीजिए, ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789, 1789 में हुई थी फ्रांस की क्रांति, विश्व की एक महानतम घटना है, ठीक है। इसके बड़े दूरगामी परिणाम हुए, बहुत दूर तक इसकी आवाज गई, ठीक है, बहुत दूर तक इसके इंपैक्ट पड़ा, प्रभाव पड़ा, ठीक है। जो निम्नलिखित है, देखो, इस क्रांति ने सदियों से चली आ रही पुरातन व्यवस्था का अंत कर दिया। पुरातन व्यवस्था क्या होती है, ऐसी व्यवस्थाएं जो बहुत पहले से चली आ रही है ना। कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो पहले से चली आ रही है, जैसे हमारी कृषि की तकनीकें हैं, बहुत सारी तकनीकें ऐसी हैं जो पहले से चली आ रही है, तो पुरातन बोलेंगे, ठीक है। तो एक पुरातन विभाग होता है, ठीक है, वो क्या बोलता है, वो पुरानी चीजों पर मतलब रिसर्च करता है, समझ लो ऐसा। तो पुरातन व्यवस्था का क्या कर दिया, अंत हो गया, सदियों से चली आ रही, एक तो ये प्रभाव पड़ा। इस देखो, जो क्रांति होगी ना, क्रांति से आवाजें निकलेंगी, है ना, इंपैक्ट पड़ता है एक्चुअली, क्रांतियां जब भी होती है ना। अभी हो रहा है, देखो, अभी लद्दाख में क्रांति चलती है, समझ लो, वहां पर जो भी गवर्नमेंट ने जो भी प्रोमिसेस किए हुए हैं उसके अगेंस्ट, मतलब वहां के ना
हमने 3 इडियट मूवी देखी थी ना, उसमें मतलब जो लेंचो है ना, जो लेंचो का किरदार है वो जो एक्चुअल में है ना, सोलंकी वांगचुक करके आई थिंक वो है, वो अभी धन्य में बैठे हुए हैं। मेरे को लगता है 7 दिन हो गए उनको धन्य में बैठे। क्यों? क्योंकि वहां की परिस्थितियां ऐसी है, वहां मतलब इतना संशय है, वहां पर मतलब आक्रमण हो रहे हैं, चाइना अटैक कर रहे हैं, ऐसा वो आ रहे हैं, चाइना आगे तक आ रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, समझ लो। तो उन्होंने धन्य में बैठ गए हैं। गवर्नमेंट ने बड़े लंबे लंबे चौड़े प्रोमिस किए वहां पर, है ना। अभी वो प्रोमिस मतलब फुलफिल नहीं कर पाई है। गवर्नमेंट बस प्रोमिस करे जा रही है, वादे पे वादे करे जा रही है, गवर्नमेंट वहां पर मतलब ध्यान नहीं दे रही है, ऐसा उनका बोलना है ना। तो लंबे लंबे मतलब उनका बोलना है कि मतलब जो हमको बोला गया इतना पैसा आएगा, वो पैसा नहीं आया। यहाँ पर ऐसी सुविधाएं मिलेंगी, ऐसा हुआ नहीं है ना। हमको ऐसी फैसिलिटी मिलेगी ना, तो ये चीजें नहीं हो पाई हैं। तो क्रांति का असर होता है। देखो वो अभी बैठे हैं अनशन में, तो इनका इंपैक्ट में भी पड़े, गवर्नमेंट अगर सोचेगी इस बार है तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन के टाइम में गवर्नमेंट को दबाना आसान होता है थोड़ा, ये भी पॉइंट होता है। इस क्रांति की महत्वपूर्ण देन मध्यकालीन समाज में सामंती व्यवस्था का अंत। फ्रांस के क्रांतिकारियों द्वारा दी गई मानव अधिकारों की घोषणा, कि मानव की क्या क्या अधिकार होंगे भाई, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमारे बहुत सारे अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है ना, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार है, विचार अपने रख सकते हो आप, है ना, घूमने का अधिकार है, जैसे है ना, समानता का अधिकार है, बंधुत्व का अधिकार है, ठीक है। इस टाइप के बहुत सारे अधिकार है हमारे, ठीक है। अपनी मतलब निजता का अधिकार है हमारा, पर्सनल लाइफ है हमारी, पर्सनली हम मतलब अपना छिपा सकते हैं हम कुछ चीजें, मतलब है ना, पर्सनल के रूप आप हर चीजें मतलब जरूरी नहीं है सार्वजनिक करें हर इंसान, समझो। तो निजता का अधिकार बोलते हैं उसको, समझो। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। भूमि स्वामित्व का अधिकार है हमारे पास, भूमि रख सकते हैं हम, पैसा रख सकते हैं अपने पास, समझो, इसका अधिकार भी है अपने पास। और ये बिल्कुल कुछ चीजों का अधिकार नहीं होता अपने पास, जैसे कि इलीगल चीजों का बिल्कुल अधिकार नहीं है अपने पास, ये जरूर है, ठीक है। मानव जाति की स्वाधीनता के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस क्रांति ने समस्त यूरोप में राष्ट्रीय भावनाओं का विकास और प्रसार किया, ठीक है। तो राष्ट्रीय भावना, बहुत राष्ट्रवाद बहुत बड़ा चीज होता है, याद रखिए। परिणाम स्वरूप यूरोप ने अनेक देशों की क्रांति का सूत्रपात बने, ठीक है। तो इसको देखते हुए अनेक जगह मतलब आंदोलन हुए, क्रांतियां हुई। देखो वहां देख के मतलब होता है ना, एक को देख के दूसरा भी मतलब चेंजेस लाता है। वही फ्रांस की क्रांति ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को, धर्मनिरपेक्ष राज्य, ठीक है, जानते हो धर्मनिरपेक्ष राज्य, सभी धर्मों की रिस्पेक्ट, है ना। इस क्रांति ने लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, संप्रभुता, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति ने मानव जाति को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया, ठीक है। जब भी क्रांति होगी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व मतलब हर किसी कई जगह में ये रूल होता है, ठीक है। स्वतंत्रता के लिए करते हैं क्रांति, समानता के लिए करते हैं, बंधुत्व के लिए करते हैं। इस क्रांति ने इंग्लैंड, आयरलैंड, अन्य यूरोपीय देशों की विदेश नीतियों को प्रभावित किया, समझो, वहां की विदेशी नीति मतलब प्रभावित हुई इससे। कुछ विद्वानों के अनुसार फ्रांस की क्रांति समाजवादी विचारधारा का स्रोत थी, क्योंकि इसने समानता का सिद्धांत प्रतिपादित कर सामाजिक व्यवस्था का मार्ग खोल दिया। इस क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में कृषि, उद्योग, कला, साहित्य, राष्ट्रीय शिक्षा तथा सैनिक गौरव के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। कहाँ का प्रगति हुई? कृषि में प्रगति हुई, उद्योगों में प्रगति हुई, कला में प्रगति हुई, साहित्य में, राष्ट्रीय शिक्षा में और सैनिक गौरव में, सारे क्षेत्रों में क्या हुई? प्रगति हुई, ठीक है। देखो मारियाना हमने देखा था, थोड़ा जर्मेनिया भी देख लेते हैं, जर्मेनिया इंपोर्टेंट, ठीक है। तो जर्मेनिया जो है वो जर्मन राष्ट्र का रूपक है, ठीक है, याद रखिए। चाशुस अभिव्यक्ति के जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, ठीक है। तो बलूत वृक्ष के पत्तों का क्या पहनती है? मुकुट पहनती है। जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। जर्मन क्या कहते हैं? बलूत किसका प्रतीक है? वीरता का प्रतीक है, ये याद रखिए आप। अब एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो यूरोप में 1848 की उदारवादियों की क्रांति के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। या दूसरे हिसाब से ऐसे पूछ सकता है कि 19वीं सदी के दौरान यूरोप में उदारवादी राष्ट्रवाद के विचारों की वृद्धि कीजिए, ठीक है। तो 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, ठीक है, तो 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में क्या चल रही थी? गरीबी चल रही थी, बेरोजगारी चल रही थी, भुखमरी चल रही थी, ग्रस्त हो रहे थे किसान मजदूर, जब विद्रोह करते थे, ठीक है। अगर देखो याद रखिए, कभी गरीबी आ जाए, बेरोजगारी आ जाए और भुखमरी हो जाए, तो फिर आंदोलन चालू होते हैं, है ना, विद्रोह करते हैं लोग, क्योंकि जब भूख लगती है ना तो बड़ी दिक्कत होती है। उसके समानांतर शिक्षित
मध्य वर्गों की एक क्रांति भी हो रही थी, ठीक है। जो शिक्षित थे और मध्य वर्गीय थे उन वो भी क्रांति कर रहे थे। फरवरी 1848 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों के सार्वजनिक मताधिकार पर आधारित था, ठीक है। तो गणतंत्र की घोषणा की गई और जो भी पुरुष हैं सभी पुरुष उनके मताधिकार का आधारित थी। यूरोप के अन्य भागों में जहां सभी अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, है ना, ये सारे के देश, वहां के जो मध्यवर्गीय स्त्री पुरुष ने संविधानवाद की मांग की, संविधान बनना चाहिए कुछ, है ना, संविधान की मांग की और राष्ट्रीय एकीकरण की मांग को भी इसमें ऐड किया, उन्होंने जोड़ा, ठीक है। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का लाभ उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया, ठीक है। तो जब लोगों के अंदर क्या होती है, असंतोष की भावना होती है, विद्रोह की भावना होती है ना, तो आसानी से आप मतलब सत्ता परिवर्तित कर सकते हो, याद रखिए, समझो। यह राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था, ठीक है। जर्मनी क्षेत्र में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान, ठीक है, मतदान का निर्णय किया गया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक शानदार जुलूस में, ठीक है, 831 जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे, नोट करना ये नंबर, फ्रैंकफर्ट में अपना स्थान ग्रहण किया, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधि, ठीक है, 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधि ने शानदार जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई। यह संसद कहां आयोजित की गई, सेंट पॉल चर्च में। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद में अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनने का प्रस्ताव दिया, ठीक है, किसको दिया, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनने का प्रस्ताव दिया, मतलब उसको राजा घोषित करने की कोशिश की, तो उसने यह स्वीकार कर दिया, ठीक है, उसने मना कर दिया ताज पहनने के लिए। उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे, मतलब वो विपक्ष में जाकर मिला, ठीक है। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, अब विरोध हो गया वहां पर, बड़ी वही संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया, ठीक है। कैसे ठेस पहुंचेगी, है ना, जब देखो उम्मीदवादी बैठी है जनता, है कि ऐसा शासन होगा, स्वतंत्रता होगी, समानता होगी, बंधुत्व होगा, हम आजाद राष्ट्र में जिएंगे, समझो, तो और उनका वो टूट जाता है भरोसा, जिसको उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही धोखा दे जाता है, तो विद्रोह चालू हो जाता है दोबारा, ठीक है। मतलब उम्मीदों का टूटना बहुत ही ज्यादा दर्द देता है यहाँ पर, है ना। वही संसदों का सामाजिक आधार कमजोर हो गया, है ना, और जो मजदूर कारीगर मांग करने लगे और विद्रोह करने लगे और उनका समर्थन खो बैठे थे, वो अन्य जो सैनिक थे वो क्या करने, भंग करने के लिए मजबूर हो गया असेंबली, है ना, असेंबली भंग कर देते हैं फिर लास्ट में ना। तो ये चीजें हैं इसमें, ठीक है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो, मैथ्सनी के बारे में तो लिखेंगे आप लोग, मैथ्सनी, है ना, लेकिन इटली की स्थापना की थी इन्होंने। देखिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है, इसको बड़ा गौर से पढ़ना आप लोग। तो दिसंबर 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन आप जानते हैं अहमदाबाद में हुआ था, है ना। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विद्रोह लाहौर में किया था। साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को आया था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये तो छपा होगा दिमाग में, ठीक है, ये तो कर लेंगे। असहयोग आंदोलन की क्या उपलब्धियां थी, कर पाएंगे। साइमन कमीशन के बारे में टिप्पणी लिख पाएंगे। गांधी इरविन समझौता के प्रावधानों के बारे में लिख पाएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो बोलिए आप, कर लेंगे ना। रोलर एक्ट तो लिख लोगे आप लोग, बहुत इंपोर्टेंट है रोलर एक्ट। ये क्वेश्चन
असहयोग आंदोलन के ऊपर है तो कर लेंगे आप। ये 26 जनवरी 1930 का महत्व लिख पाएंगे, बता देता हूँ। ठीक है, देखो 26 जनवरी 1930 का क्या महत्व है। ठीक है, देखो यही डेट वो डेट है, इसी दिन से चालू हुआ था। ठीक है, तभी तो मतलब लास्ट में मतलब वो हमारा वो जो है संविधान पहले बन गया था, तो ये डेट मतलब डिसाइड की गई थी। तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद, जब असहयोग आंदोलन क्या हो गया था, असफल हो गया था, दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। ठीक है, असहयोग आंदोलन जब क्या हो गया, असफल हो गया, दिसंबर 1929 की बात है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की कांग्रेस के अधिवेशन की, जो कि लाहौर में था। ठीक है, लाहौर। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य भारत की पूर्ण स्वाधीनता घोषित किया। इसका लक्ष्य क्या था, भारत की पूर्ण स्वाधीनता। ठीक है, और स्वाधीनता की मांग के साथ 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को क्या डिसाइड हुआ कि स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे भाई हम। स्वतंत्रता दिवस की शपथ 26 जनवरी 1930 को ली गई। क्या शपथ थी ये, हमारा विश्वास है कि किसी भी समाज की तरह भारतीय जनता का भी यह एक अहरणीय अधिकार है कि उन्हें आजादी मिले, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अपनी मेहनत का फल मिले, जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी हों, जिससे उन्हें आगे बढ़ने के लिए परिपूर्ण अवसर मिले। हमारे यह भी विश्वास है कि यदि कोई भी सरकार अपनी जनता को इस अधिकार से वंचित रखती है तो दबाती है, तो जनता को भी सरकार को बदलने या उसे समूल समाप्त करने का अधिकार होना चाहिए। भारत ब्रितानी सरकार ने न केवल भारतीय जनता को स्वतंत्रता से वंचित किया, बल्कि उन्हें जनता का शोषण भी किया है, देश को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक स्तर पर नष्ट किया है। इसलिए हमारा विश्वास है कि भारत को अनिवार्य रूप से ब्रिटेन के साथ अपने सभी संबंधों को समाप्त कर पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना चाहिए। समझ, इससे क्या होता है, आपको जोश पड़ता है आपके ना। अब देखो जलियांवाला बाग तो आप कर लेंगे, चोरा चोरी कांड पर लिखेंगे, दांडी यात्रा। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट थे इसमें, तो ये तो आप करेंगे। अब अगला चैप्टर है देखो, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, तो देखो न्यूयॉर्क के शेयर बाजार में शेयरों के मूल्य कब बहुत नीचे गिर गई, 1929। ठीक है, महामंदी कब तक बनी रही, 1930 तक बनी रही है ना। तो IMF का पूरा नाम अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है ना। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है देखो ये, वर्ष 1929 की आर्थिक मंदी के भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े ना, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुनिए आप, क्या प्रभाव पड़े। वर्ष 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधा रह गया। ठीक है, तो 1928 से 1934 के बीच में देश के जो आयात और निर्यात वो घट गया, कितना हो गया, आधा। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी तो यहां भी कीमतें नीचे आ गई। ठीक है, तो कीमतें गिरने लगी मतलब सस्ती हो गई। ठीक है, शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और कलाकारों को अधिक नुकसान हुआ। सबसे बुरी मार उन किसानों को पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे, रेट गिर गया ना, किसान पहले से ज्यादा कर्ज में डूब गए। समझ लो, मेनली मतलब जो गरीब तबका होता है ना, उनको ज्यादा इम्पैक्ट होता है इस चीज में। समझ लो, और देखो जो विश्व बाजार के लिए काम करेगा, जो वर्ल्ड मार्केट के लिए काम करेगा है ना, बाहर के लिए काम करेगा, तो वहां रेट गिर गया तो यहाँ से क्यों जाएगा, यहाँ से जाने में भी पैसा लगेगा ना, तो ओवरऑल उनको ज्यादा नुकसान होगा। समझ रहे, तीनों पॉइंट समझ में आया आपको। आयात निर्यात क्या हो गया, आधा हो गया, कीमतें गिर गई अंतरराष्ट्रीय बाजार में, नीचे आगे बोलते हैं ना। और क्या कहते हैं, इसमें जो सबसे अधिक नुकसान जो हुआ, शहरों के मुकाबले किसानों को और कलाकारों को अधिक नुकसान हुआ, उन पर बड़ी बुरी मतलब हालत हो गई उनकी है ना, विश्व बाजार के लिए, क्योंकि वो उपज पैदा करते थे। तीसरा पॉइंट, किसान पहले से ज्यादा कर्ज में डूब गए थे। ठीक है, तो कार्ड लॉ समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला मतलब क्या है, इसमें कथन लिखे बोल रहे हैं। तो ब्रिटेन में आबादी बढ़ने से खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ी। ठीक है, ब्रिटेन में जब आबादी बनेगी, तो कभी भी आबादी बढ़ना मतलब जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो कभी कहीं पर भी जनसंख्या बढ़ेगी ना, तो क्या होगा, रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे ना, खाने की आपूर्ति टाइमली नहीं हो पाएगी, क्योंकि फिर यूज ज्यादा होगा, कंजम्पशन ज्यादा होगा ना, तो खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ेगी, लोग ज्यादा होंगे तो खाएंगे भी ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, सरकार बड़े भूस्वामियों के दबाव में थी ना, सरकार किसके दबाव में थी, बड़े भूस्वामी। बड़े भूस्वामी बोले तो बड़े बड़े ऐसे लोग जिनके बहुत ज्यादा भूमियां हैं, भूमियों के मालिक है ना, ऐसे।
इसके कारण उसने मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने क्या कर दिया, मक्का ना, मक्का जानते हो, हाँ, उसके आयात पर, वो आई नहीं अंदर, मतलब किसी दूसरे राष्ट्र से आयात, मतलब इस राष्ट्र में आना आयात कहलाता है ना, इंपोर्ट, और अपने देश से बाहर जाना निर्यात कहलाता है, एक्सपोर्ट, समझ लो। तो उसने क्या कर दिया, सरकार ने आयात क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, आएगा नहीं बाहर से। क्या होगा इससे, तो बाहर से अगर कोई भी आइटम आता है तो इससे क्या होता है, रेट मतलब गिरते हैं, सस्ता होता है, समझ लो, क्योंकि वहां मतलब एकदम वो नहीं पड़ेगा ना, इससे मोनोपोली चालू हो जाती है। मोनोपोली तो ऐसी चीज है कि मनमर्जी, सोचो जैसे कि अगर यहाँ पर मतलब पूरा सोमेश्वर से ऊपर के एरिया में कोई भी पढ़ाने वाला नहीं हो, एक ही हो, मतलब क्या हो जाएगा, उसकी मनमर्जी चल जाएगी, मनमर्जी करना लगेगा, पढ़ाना छोड़ देगा वो, मैं उल्टा सीधा फीस चालू कर देगा, मैं टाइमिंग भी बेकार कर देगा, पढ़ाने में क्वालिटी गिरा देगा, होता ही नहीं होता ऐसा, ऐसा होता है नॉर्मली, समझो। तो ये चीजें वो कर देंगे फिर ना। यह प्रतिबंध जिस कानून के अंतर्गत लगाए गए उसे कार्डन लॉ, ठीक है। ये ब्रिटिश सरकार द्वारा कार्डन लॉ समाप्त करने के पश्चात बहुत कम मूल्य पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लग गया, ठीक है। जब समाप्त किया तो बहुत कम कीमतों पर क्या करने लग गया, खाद्य पदार्थों का आयात करने लगे, बहुत कम कीमतों में जब समाप्त किया। आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। जो बाहर से आयात करवाते थे उनकी कीमतें यहाँ पर जो पैदा हो रहा है ब्रिटेन में उससे भी सस्ती थी, आया हुआ, समझ लो। परिणाम स्वरूप ब्रिटेन के किसानों की हालत बिगड़ने लगी, खराब हो गई हालत उनकी। ऑब्वियस बात है, जो बाहर से आकर जो सामान आ रहा है वो अगर सस्ता आ रहा है तो मतलब वहां का लोगों कौन खरीदेगा, महंगा कौन खरीदेगा, समझ लो। विशाल भूभाग कृषि कार्यबंद हो गए, तो अब एक बार तो नुकसान झेल लिया, बार बार तो कोई झेलेगा नहीं, तो काम बंद करना पड़ेगा ना, कोई दूसरा रोजगार ढूंढेगा यार बच्चा। हजारों लोग बेरोजगार हो गए, गांवों से उजड़कर वे या तो शहरों में अथवा अन्य देशों की ओर पलायन कर गए, ठीक है। अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। या सिल्क मार्ग से संसार में कौन कौन से भाग जुड़े हैं, या रेशम मार्गों ने दुनिया को किस प्रकार जुड़ा। तो देखो, रेशम मार्ग दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच आधुनिक युग से पहले के जीवंत व्यापार और संस्कृति के जुड़ाव को दर्शाता है, ठीक है। क्या दर्शाता है ये, दुनिया के दूर दूर स्थित भाग के बीच आधुनिक युग से पहले के जीवंत व्यापार, कैसे व्यापार चलता था, है ना, और संस्कृति से कैसे जुड़ाव था, इसको दर्शाता है रेशम मार्ग। रेशम मार्ग एशिया के साथ यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जुड़ा है, एशिया के साथ यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जुड़ा है। इन मार्गों पर चीनी सिल्क व्यापार का मुख्य सामान था, ठीक है, चीनी सिल्क। इसे पश्चिमी यूरोपीय देशों में निर्यात किया जाता था, है ना, कहां भेजते थे, पश्चिमी यूरोपीय देशों में भेजते थे, निर्यात करते थे। व्यापार बेहद लाभदायक था, बहुत फायदा होता था इसमें। अतः इन मार्गों का नामकरण रेशम मार्ग हो गया, क्योंकि रेशम का ही मेन मतलब वहां पर ट्रांजेक्शन हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, ठीक है। सिल्क मार्ग से चीनी सिल्क के साथ साथ व्यापारी चीनी पॉटरी ले जाते थे, और इसी रास्ते से भारत के दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों से में पहुंचते थे। वापसी में सोना चांदी जैसी कीमती वस्तुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी, ठीक है। अब ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या है, ठीक है। तो ब्रिटेन वुड्स समझौता एक विचार है, ठीक है, क्या है, एक विचार है जिसे औद्योगिक देशों ने अंतरराष्ट्रीय भागीदारी के अंतर्गत आम सहमति से तैयार किया, आम सहमति से तैयार हुआ यह समझौता। इसमें युद्धोत्तर आर्थिक भरपाई और राशि संचय कैसे स्थिर रहे इस विषय पर रणनीति बनाई गई, ठीक है। युद्धोत्तर का मतलब है युद्ध के बाद, युद्ध हो जाता है ना, तो युद्ध जब भी होता है ना बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जान माल का भी नुकसान होता है इंसानी तौर पर, खाद्य पदार्थों का भी नुकसान होता है, फैक्ट्रियों का भी नुकसान होता है, तो अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है, खराब हो जाती है। तो क्या होगा, कैसे भरपाई होगी भाई, क्योंकि जो युद्ध हो जाता है ना तो तहस नहस हो जाता है पूरा, तो लोगों को खाना तो चाहिए, कैसे मिलेगा, ठीक है। तो ये भरपाई कैसे की जाएगी और राशि का संचय कैसे स्थिर रहे, वो रणनीति बनाएगी इस बारे में। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना, आर्थिक स्थिरता बनी रहे, एकदम डाउन न जाए, समझो। ब्रिटेन वुड्स समझौता इस परिणाम के पश्चात सामने आया कि किसी देश की आर्थिक स्थिरता अन्य देशों को भी प्रभावित करती है, ठीक है। और एक देश में कुछ गड़बड़ चल रही है ना, युद्ध हो जाता है, जैसे अभी हुआ था ना, यूक्रेन का हुआ था, रूस का हुआ था, तो एकदम मतलब सुनने में आ रहा था ना कि महंगाई बढ़ेगी, ऐसा तो होता है ये चीज, है ना। आज देश क्योंकि एक दूसरे से निर्भर है परस्पर, ठीक है, जुड़े हुए हैं, एक देश का दूसरे देश से लिंक जुड़ा हुआ है, समझो। तो ये 1929 की महामंदी से क्या अभिप्राय है, इस महामंदी के क्या कारण थे, ठीक है।
तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध के फलस्वरूप, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच, ठीक है, याद रखिएगा, आ सकता है। प्रथम विश्व युद्ध के फलस्वरूप उत्पन्न क्षतिपूर्ति तथा युद्ध ऋण की समस्याओं ने विश्व की आर्थिक तंत्र तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार को छिन्न भिन्न कर दिया, ठीक है। उद्योगों में मशीनीकरण, वैज्ञानिकरण, उत्पादन के आधिक्य, क्रय शक्ति में गिरावट, आर्थिक राष्ट्रवाद तथा स्वर्ण के असमान विभाजन ने विश्व में भीषण आर्थिक संकट उत्पन्न कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, देखो महामंदी का क्या कारण है, देखो मशीनीकरण हो गया भाई, मशीनें बन गई, नहीं जहां पर लोग लगते हैं काम करने के लिए वहां मशीनें काम करती हैं। तो आप मशीनों की ताकत जानती हो, जहां मतलब ऐसी ऐसी मशीनें हैं ना जहां मतलब सैकड़ों मतलब लोग काम करते हैं, वो मशीन अकेला कर देती है एक्शन में, मतलब वैज्ञानिकरण हो गए हैं, उत्पादन के आधिक्य हो गई है, क्रय शक्ति में गिरावट हो गई है, लोगों की परचेजिंग, क्रय शक्ति मतलब परचेजिंग पावर, लोग मतलब खरीदने की शक्ति कम हो गई है, लोगों की पैसा खत्म है ना, और ये चीजें मतलब है इफेक्ट डाली है। तो 19 अक्टूबर 1929 में न्यूयॉर्क के शेयर बाजार में शेयरों के मूल्य का एक गिर गए, ठीक है, शेयर क्या हो गए, गिर गए, जिसके फलस्वरूप आर्थिक जगत में खलबली मच गई। 1929 की महामंदी कहा गया। क्या कारण थे? आर्थिक महामंदी का प्रारंभ 1929 में हुआ। यह मंदी 30 के दशक के मध्य तक बनी रही। यह दो महायुद्धों के बीच का समय था। एक तो प्रथम महायुद्ध के पश्चात अमेरिका अंतरराष्ट्रीय कर्जदाता के रूप में उभरा। पूंजी उत्पादन एवं उपयोग तथा पूंजी के देश से बाहर प्रभाव के कारण इसकी अर्थव्यवस्था में उछाल उत्पन्न हुआ, लेकिन यह उछाल लंबे समय तक न बन सका। जैसे ही उछाल समाप्त हुआ, कृषि उत्पादकों के दाम नीचे गिर गए, दाम गिर गए, किसान घाटे के कारण कर्ज में डूब गए। देखो रेट गिर जाएंगे ना तो कर्ज में डूब जाएंगे किसान, तो उम्मीद लगाए बैठेंगे ना कुछ क्या तो यार देखो जैसे आलू की खेती की, ठीक है, आलू उगाए, उन्होंने उम्मीद है यार कि भाई ये 30 रुपए किलो बिकेगा, रेट गिर गया 10 रुपए किलो हो गया, तो कितना नुकसान हो जाएगा, सोचो, हो जाएगा नहीं हो जाएगा फिर। तो ये पूरा का पूरा संयुक्त राज्य अमेरिका की पूरी बैंकिंग व्यवस्था गड़बड़ा गई। अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो बड़े पैमाने पर अमेरिकी पूंजी पर निर्भर थी वह भी अस्त व्यस्त हो गई, जिससे संपूर्ण संसार में आर्थिक मंदी का दौर आ गया। कृषि, अति उत्पादन और विश्व बाजार में अमेरिकी निवेश से महामंदी व्याप्त रहेगी, ठीक है। अभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, समूह 77 क्या है, ठीक है। समूह 77 के देशों ने नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग क्यों की, ठीक है, ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये जब मैंने एग्जाम दिया था 10th का तब भी आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो G77 से आप क्या समझते हैं ऐसे? तो G77 विकासशील देशों का एक समूह है, विकासशील देशों का, ठीक है, जो विकास की कगार में, विकसित होने की कगार में, अभी विकासशील है ना, विकसित नहीं है। एक ऐसा समूह है जो नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से काम करता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, है ना, जो कि ब्रिटेन वुड्स के दोहरे समझौते के कारण उत्पन्न अवरोधों के फलस्वरूप इसे ब्रिटेन वुड्स की संतानों की प्रतिक्रिया कहा गया है, ठीक है, को असंतोषजनक सेवाओं के कारण 9 स्वतंत्र देशों ने G77 का गठन किया और नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग की। तो गिरमिटिया श्रमिकों को विश्व के किन किन देशों में भेजा गया, क्या समस्या थी इनकी? तो ये कैरिबिया द्वीपों समूह, है ना, मॉरिशस और फिजी में भेजा गया। तमिल अप्रवासी खिलौना और मलाया जाकर कार्य करते थे। समस्याएं क्या थी? नई जगह की जीवन शैली और कार्यस्थितियां कठोर थी। तो कोई भी मतलब एम्प्लॉयर, है ना, एम्प्लॉय मतलब कहीं जाएगा ना जॉब के लिए, कोई भी मजदूर मतलब कहीं काम करने के लिए जाएगा, तो उसको एक तो वहां की नई जगह की जीवन शैलियों का इम्पैक्ट करेगी। वहां का रहन सहन कैसा है, वहां का माहौल कैसा है, वहां का टेम्परेचर कैसा है, तापमान कैसा है, समझो। श्रमिकों के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं होते थे। एजेंटों का अत्याचार अधिक था। तो एजेंट मतलब बेला फुसला के लिए जाते, इतना मिलेगा बोलते थे, या ऐसा काम करना होगा बोलते थे, वहां जाके क्या कर लोगे। गिरमिटिया श्रमिकों को किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी, ठीक है। अब देखो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिंडरपेस्ट क्या है, पशुओं पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो जमीन और मवेशी अफ्रीकी लोगों की आय के मुख्य स्रोत थे, ठीक है। जब यूरोप के लोग और ने अफ्रीका के लोगों को श्रमिक बनाना चाहे, ठीक है, यूरोप के लोगों ने क्या किया, अफ्रीकी लोगों को श्रमिक बनाना चाहा, तो उन्होंने इनकार कर दिया। किन्होंने? अफ्रीका के लोगों ने। रिंडरपेस्ट पशुओं का एक रोग है जो अफ्रीकी पशुओं में फैल गया।
इसके फैलने से अफ्रीका के 90% मवेशी मौत का शिकार हो गए। पशुओं के मारे जाने से अफ्रीका के रोजी रोटी के साधन नष्ट हो गए। अपनी सत्ता को और सुदृढ़ करने तथा अफ्रीकी को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहां के बगान मालिक, खान वाले, है ना, सरकार ने बचे हुए पशुओं को क्या कर दिया, कब्जे में ले लिया। क्योंकि भाई देखो ऑब्वियस बात है, उन्होंने क्या किया था, उनको कर्जा दिया होगा, ठीक है, तो वसूली तो कैसे न कैसे करेंगे। इन प्रकार बचे हुए मवेशी पशु संसाधन कब्जे में यूरोपीय उपनिवेशकारों को पूरे अफ्रीका को जितने वो गुलाम बनाने के लिए सुनहरा अवसर हो गया। अब देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देखो जॉन के ने किसका निर्माण किया, तो ये फ्लाई शटल, ठीक है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को क्यों नियुक्त किया गया, ठीक है। तो भारत के बुनकर न केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मोटा कपड़ा बुनते थे, बल्कि अन्य यूरोपीय कंपनियों के साथ भी अपनी साथ भारतीय व्यापारियों के लिए भी अपना कपड़ा बुनते थे, सब, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी कपड़ा उत्पादन और व्यापार एकाधिकार पर नियंत्रण करना चाहती थी, ठीक है, कि उस पर अपना कब्जा करना चाहती थी, है ना, कि हमारे लिए काम करें, ऐसा चाहती थी। तो कंपनी की नियमित आपूर्ति चाहती थी, इसलिए उसने क्या कर दिए, गुमास्तों को नियुक्त किया जो नजर रखे हैं उन पर, ठीक है, किसी और के लिए तो नहीं करते काम ऐसा। देखो पूर्व औद्योगिकरण से क्या अभिप्राय है, तो पूर्व औद्योगिकरण का मतलब है वह समय जब यूरोप और इंग्लैंड बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए माल का उत्पादन करता, कि वह समय जब यूरोप और इंग्लैंड क्या करता था, बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए माल का उत्पादन करता। पूर्व औद्योगिक काल में औद्योगिक बाजारों हेतु हाथों से निर्मित उत्पाद बनाए जाते थे, ठीक है। इस समय व्यापारियों का ध्यान गांवों की ओर केंद्रित था और अधिकाधिक उत्पाद गांवों में ही होता था, ठीक है, ज्यादातर कहां होता था, गांव में। अब बोले औद्योगिक क्रांति के क्या कारण थे, ठीक है, तो क्या कारण थे भाई, एक तो उपनिवेशों की स्थापना, वस्तुओं की मांग में वृद्धि, ठीक है, ऑब्वियसली डिमांड ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा ना। लोग कहाँ बिजनेस, किस चीज में बिजनेस करेंगे, जहां पर मांग ज्यादा होगी, मतलब सस्ते श्रम की उपलब्धता, एक तो सस्ते में श्रम उपलब्धता, पूंजी की सुलभता, पूंजी उपलब्ध थी, विज्ञान का क्या, विज्ञान दिन प्रतिदिन विकास कर रहा था, चालक शक्ति का विकास हो रहा था, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति जो होगी वो वरदान सिद्ध हुई है, ऐसे बोल रहे हैं। तो क्या हुआ है, औद्योगिक क्रांति से एक तो उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है, दूसरा यातायात में विशेष सुविधा हुई है, विज्ञान की प्रगति हुई है, कृषि में सुधार हुआ है इसकी वजह से, सांस्कृतिक आदान प्रदान में वृद्धि हुई है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह सामान जाएगा तो पता चलेगा ना वहां की कल्चर कैसा है वहां का, है ना। दैनिक जीवन में सुख सुविधाओं के साधन में वृद्धि हुई है, सामाजिक विचारों का जन्म हुआ है, नगरों का विकास हुआ है इसकी वजह से, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट देखिए, प्रथम विश्व का भारत के उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना, या उत्पादन कैसे बढ़ा, ऐसे भी बोल सकता है, ठीक है। तो ब्रिटेन के कल कारखाने सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादों में व्यस्त थे, ठीक है। तो जो ब्रिटेन के कारखाने थे वो क्या कर रहे थे, क्योंकि युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो वो क्या कर रहे थे, सारे के सारे प्रोडक्शन सेनाओं के लिए उत्पाद कर रहे थे। इसलिए भारत में उपभोक्ताएं, वस्तुएं और कपड़ों का आयात कम हो गया, देश का औद्योगिक उत्पाद क्या हो गया, बढ़ गया। भारत में कम आने लग गया ना फिर वहां से प्रोडक्ट, क्योंकि वो तो अपने लिए बनाने लग गया खुद। भारतीय उद्योगों के लिए जो है एक अच्छा अवसर हो गया, मौका मिल गया ना उनको, और दूसरी जगह भी बेच सकते हैं अपना आइटम, जहां पर मतलब अब वो ब्रिटेन वाले नहीं बेच पा रहे हैं, या ब्रिटेन वाले जहां पहले बेचते थे, उन्हें इतनी जल्दी एक विशाल देशी बाजार मिल गया। इस प्रकार औद्योगिक उत्पादन उनका बढ़ गया। युद्ध दीर्घकाल तक चला तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों की वर्दी बनाने के लिए कपड़ा, टेंट, चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चरों की जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे, या इनको भी ऑर्डर मिल गया भारत वालों को। बढ़ती मांग के कारण नए कारखाने लगाए गए, पुराने कारखाने कई पालियों में चलने लगे, अलग अलग शिफ्टों में चलने लगे, जैसे कि सुबह अलग शिफ्ट, दिन में अलग शिफ्ट, रात में अलग शिफ्ट, या सुबह एक शिफ्ट, रात की भी शिफ्ट, बंद कभी नहीं रहेगा, समझो। सभी नए मजदूरों को काम पर रखने लग गए, प्रत्येक को पहले से भी अधिक समय तक काम करना पड़ता था, ठीक है, अब काम के घंटे भी बढ़ा दिए गए, ऐसा होता है। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ब्रिटेन की महिला कामगारों ने
स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले क्यों किए, ठीक है। तो ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले इसलिए किए क्योंकि इस मशीन के कारण उनके काम छीनने जा रहे थे। तो मशीनें जब भी आएंगी तो रोजगार थोड़ा सा इम्पेक्ट करता है। इन महिलाओं के साथ उनके पति तथा परिवारजनों में से पुरुष भी आगे आए क्योंकि उनकी काम करने वाली महिलाओं से रोजगार छीना जा रहा था। शारीरिक श्रम की मांग घटती जा रही थी और औरतों ने हंगामा मचाया, बेरोजगारी फैलने के डर से ऐसा कर रही थी, ठीक है। बेरोजगार हो जाएंगी ना, कैसे चलाएंगे घर का खर्चा। अब है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, ठीक है। तो मुद्रण संस्कृति का मतलब होता है छपी हुई सामग्री, ठीक है, छपी हुई मुद्रण, ठीक है। तो पुर्तगाल धर्म प्रचारकों ने प्रिंटिंग प्रेस को कहां स्थापित किया गया, गोवा में। काशी बाबा ने छोटे बड़े सवालों को कब लिखा, 1938 में। तो मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की गई, ठीक है। तो मुद्रण संस्कृति से भारतीय महिलाओं को लाभ हुआ, एक तो हुआ नहीं हुआ बताओ। तो महिलाओं को जो अधिकार नहीं था पहले ना, कहीं जाने का, स्कूल जाने का, इस टाइप का, तो वो घर में पढ़ सकती हैं। मुद्रण संस्कृति की किताबें मिलने लगी ना, प्रिंटिंग, उनमें जागृति उत्पन्न हुई, ठीक है। कई महिलाओं ने अपनी जीवन गाथा, आत्मकथाओं को लिखा, प्रकाशित कराया, उनके राष्ट्र के प्रति जागरूकता आई। गरीबों ने अपने प्रिय प्रवक्ताओं अम्बेडकर, पेरियार, फुले आदि के विचारों को अपने निकट पाया, ठीक है। हम चाहते हैं, देखो, है मतलब हमारे जो करीबी हैं उनको पढ़ना चाहते हैं, तो हम कैसे पढ़ पाएंगे। देखो आज का समय आसान है ना, वो पहले का समय इतना आसान नहीं था, समझ लो। बहुत टेक्नोलॉजी बहुत ना के बराबर थी, समझ लो। इससे क्या होगा, सस्ती मतलब रेटों में मतलब पुस्तकें मिल जाएंगी आपको, जिससे क्या होगा, फिर लोग सस्ती होंगी, तो मतलब जब सस्ती चीजें होती है तो आसानी से लोग मतलब खरीद लेते हैं नॉर्मली, है ना। 19वीं सदी के भारतीय सुधारकों ने अपने सुधारवादी विचारों को फैलाने के लिए मुद्रण संस्कृति को सबसे कारगर माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया। मुद्रा संस्कृति ने उन्हें धार्मिक अंधविश्वास को तोड़ने और आधुनिक सामाजिक और राजनीतिक विचारों को फैलाने का मंच दिया, ठीक है। जो अंधविश्वास चल रहे हैं उनके विरोध में भी मतलब आवाज उठी इससे, ठीक है, ये चीजें। तो मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रची, इसका क्या मतलब है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो छपाई के चलते ज्ञानोदय से मोल्टेयर और रूसो जैसे चिंतकों ने विचारों का प्रचार प्रसार किया। सामूहिक रूप से उन्होंने परंपरागत अंधविश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना प्रस्तुत की, ठीक है। उन्होंने मतलब ऑब्जेक्शन उठाया। उन्होंने तार्किकता का प्रचार किया। इसने लोगों को राजशाही के विरोध, है ना, विद्रोह प्रेरित किए। मुद्रण ने समस्त पुराने मूल्यों, संस्थाओं और नियमों पर आम जनता के मध्य बहस, मुबाहिसें और धार्मिक तथा राजनीतिक मुद्दों पर विचार विमर्श का मार्ग प्रशस्त किया, ठीक है। इससे क्या होगा, लोग अपने अपने विचार रखने लगे। कार्टूनों और कैरिकेचरों, है ना, जैसे व्यंग होते हैं ना, व्यंग के चित्र होते हैं, में यह भाव सामने आने लगा कि जनता तो मुश्किल में फंसी है, जबकि राजशाही भोग विलास में डूबे हुए, जो राजा है वो मजे में है अपने, और जनता मतलब परेशान हो रही है ना, वो मुश्किल में है। इस टाइप के व्यंग बनाए गए। इसने क्रांति की ज्वाला भी भड़काई। स्पष्ट है कि मुद्रा क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थिति बनी, ठीक है। तो मुद्रा संस्कृति से फ्रांसीसी क्रांति में थोड़ा जोर मिला, ठीक है, बल मिला। 19वीं सदी में भारत की गरीब जनता पर मुद्रा संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा, तो आप लिख सकते हैं इसमें। मुद्रा जो संस्कृति हुई 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में काफी सस्ती किताबें चौक चौराहों पर बेची जा रही थी, ठीक है। कहां पर बेची जा रही थी, मद्रासी शहरों में, जिसके कारण गरीब लोग भी बाजार से उसे खरीदने की स्थिति में आ गए थे। सस्ती होंगी तो खरीद लेंगे गरीब लोग भी। सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लग गए थे। सार्वजनिक मतलब जो ऐसे वो पुस्तकालय जो सभी के लिए है, ठीक है, कोई भी जा सकता है, सार्वजनिक, है ना, जिससे किताबों की संख्या बढ़ी। ये पुस्तकालय अधिकतर शहरों या कस्बों में होते थे। कहीं कहीं संपन्न गांवों में भी पुस्तकालय स्थापित होने लग गए। स्थानीय अमीरों के लिए पुस्तकालय खोलना प्रतिष्ठा की बात थी। कारखानों में मजदूरों से बहुत अधिक काम लिया जाता था और उन्हें अपने बारे में लिखने की शिक्षा तक नहीं मिली। लेकिन कानपुर के मजदूर काशी बाबा ने 1938 में छोटे और बड़े सवालों पर लिखा, उसे प्रकाशित करवाया। इस लेख में जाति और वर्गीय शोषण के बीच का रिश्ता समझने की कोशिश की। 1935 से 1955 के बीच सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक और मीर मजदूर का लेखन सच्ची कविताएं नामक एक संग्रह में छापा गया, ठीक है, सच्ची कविता नामक संग्रह में छापा गया। बेंगलोर के सूती मिल मजदूरों ने खुद की
को शिक्षित करने के लिए ख्याल से पुस्तकालय बनाया, जिससे प्रेरणा उन्हें बॉम्बे के मिलों मजदूरों में मिली। यह सब मुद्रण के कारण ही संभव हुआ। समाज सुधारकों ने मजदूरों के प्रयासों को संरक्षण दिया। तो समाज के सुधारक हैं, समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्होंने इस पर बल